नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 अर्थशास्त्र चैप्टर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या। क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी वस्तु की बाजार मांग को कोई एक व्यक्ति क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह विक्रेताओं की संख्या भी इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति विक्रेता बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। नंबर 2, एक समान या समरूप वस्तु पूर्ण स्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म स्वरूप वस्तु बेचती है। वस्तु इतनी समरूप होती है कि कोई क्रेता दो भिन्न विक्रेताओं की वस्तु में भेद नहीं कर सकता। ऐसे में वह किसी व्यक्तिगत विक्रेता की वस्तु के लिए अपनी प्राथमिकता को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे में विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बन जाती है। बहुत संख्या में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की उपस्थिति तथा वस्तु के रूबरू होने का निहितार्थ। नंबर 1, कोई भी व्यक्तिगत क्रेता अपनी मांग को परिवर्तित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति विक्रेता अपनी पूर्ति को प्रभावित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अतः किसी भी व्यक्तिगत क्रेता या व्यक्तिगत विक्रेता की बाजार कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसे में एक व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता के लिए कीमत स्थित हो जाती है। वाई कीमत, वाई पी ओ कीमत, ओ एक्स मात्रा, एम एस एम डी ई एम एस एम डी पी कीमत, ए आर वाई पी ओ मात्रा एक्स ए आर। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र में बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति एम एस एक दूसरे को बिंदु ई पर काटता है। तदनुसार बाजार कीमत बराबर ओपी पर निर्धारित हो जाती है। इस कीमत पर एक व्यक्तिगत विक्रेता जितनी मात्रा चाहे बेच सकता है। नंबर 2, जब वस्तु समरूप होती है तब फर्म का कीमत पर आंशिक नियंत्रण भी नहीं होता। किसी भी फर्म के उत्पाद के पूर्ण प्रतिस्थापक बाजार में उपलब्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में बिक्री लागत करना अर्थहीन हो जाता है। अतः पूर्ण स्पर्धी बाजार में बिक्री लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। वे यह भी जानते हैं कि समरूप वस्तु बेची जा सकती है। ऐसे में क्रेता बाजार कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होंगे और विक्रेता की बिक्री लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, निवार्ध प्रवेश तथा बहिर्गमन, कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश करने तथा छोड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। किसी भी फर्म के प्रवेश करने या छोड़ने पर किसी प्रकार के कानूनी, सरकारी या कृत्रिम रुकावट नहीं होती। अधिक लाभ से प्रभावित होकर नई फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती हैं और यदि किसी फर्म को हानि हो रही है तो वह बाजार छोड़ सकती है। अतः सभी फर्में केवल सामान्य लाभ कमा पाती हैं। निहितार्थ, इसका अर्थ है कि अल्पकाल में कोई भी फर्म 3 स्थितियों में हो सकती है। नंबर 1, सामान्य लाभ। नंबर 2, असामान्य लाभ। नंबर 3, हानि। परंतु दीर्घकाल में कोई भी फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ नहीं कमा सकती। नंबर 5, पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण स्पर्धी बाजार में वस्तुएं और उत्पादन के साधन बिना रोक टोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। कोई भी उत्पादन के साधन स्वतंत्र रूप से एक फर्म से दूसरे फर्म में स्थानांतरित हो सकता है। नंबर 6, परिवहन लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता किसी भी फर्म से वस्तु खरीदे उसे परिवहन लागत खर्च नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 7, स्वतंत्र निर्णय लेना। विभिन्न फर्मों के बीच उत्पादित की जाने वाली मात्रा में या ली जाने वाली कीमत के संदर्भ में कोई समझौता नहीं होता। इस बाजार में अन्य किसी बाजार की तुलना में अधिकतम उत्पादन तथा न्यूनतम कीमत होती है। प्रश्न नंबर 2, एक फर्म की
समाप्ति बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध है? उत्तर, कुल समाप्ति बराबर कीमत गुणे बेची गई मात्रा, टी आर बराबर पी गुणे क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, कीमत रेखा क्या है? उत्तर, कीमत रेखा एक समतल सरल रेखा होता है जो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में ली जाने वाली बाजार कीमत को दर्शाती है। यह समतल सीधी रेखा इसलिए है क्योंकि फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित बाजार कीमत को स्वीकार करती है। बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकती है। ऐसे में एआर वक्र एक्स अक्ष के समांतर रेखा होता है और एआर वक्र को कीमत रेखा कहते हैं। नंबर 4, एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल समाप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा क्यों होती है? यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है? उत्तर, कुल समाप्ति वक्र का प्रवणता सीमांत समाप्ति द्वारा निर्धारित होती है। एक कीमत स्वीकारक फर्म में बहुत बड़ी मात्रा में क्रेता और विक्रेता होने के कारण तथा वस्तु समरूप होने के कारण की वस्तु की कीमत बाजार मांग और बाजार पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऐसे में एआर वक्र एक्स अक्ष के समांतर रेखा हो जाता है। एआर स्थिर होने से एमआर की स्थिति हो जाता है तथा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ए आर बराबर एम आर होता है। अतः टी आर वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाला सीधी रेखा होता है। यह एक उद्गम से होकर गुजरता है क्योंकि बिक्री की मात्रा शून्य होने पर कुल समाप्ति भी शून्य होता है। प्रश्न नंबर 5, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत तथा औसत समाप्ति में क्या संबंध है? उत्तर, कुल समाप्ति बराबर बाजार कीमत गुणे बेची गई मात्रा, औसत समाप्ति बराबर कुल समाप्ति बटा बेची गई मात्रा। अतः औसत समाप्ति बराबर बाजार कीमत गुणे बेची गई मात्रा बटा बेची गई मात्रा। अतः औसत समाप्ति बराबर बाजार कीमत। प्रश्न नंबर 6, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत समाप्ति में क्या संबंध है? उत्तर, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत समाप्ति बाजार होते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म का सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्तें हैं? उत्तर, उस उत्पादक संतुलन में क्या होता है जब निम्नलिखित दो शर्तें एक साथ पूरी हो। नंबर 1, एमसी बराबर एम आर। नंबर 2, एमसी वक्र एम आर वक्र को नीचे से छेदन करता है। उत्पादन, सीमांत समाप्ति, सीमांत लागत। उत्पादन 1 2 3 4 5 6 7। सीमांत समाप्ति 90 90 90 90 90 90 90। सीमांत लागत 100 90 80 70 80 90 100। उपरोक्त तालिका में एमसी बराबर एम आर दो स्तरों पर है, इकाई 2 तथा इकाई 6, परंतु उत्पादक संतुलन में 6 इकाइयों पर है क्योंकि दूसरी इकाई के बाद एमसी कम हो रहा है, जबकि उत्पादक संतुलन की दूसरी शर्तें के अनुसार एमसी अगली इकाई पर चढ़ना चाहिए। यह दोनों शर्तें एक साथ 6 इकाई पर संतुष्ट हो रही हैं क्योंकि 6 इकाई पर आई एमसी बराबर एम आर बराबर 90। नंबर 2, 7 इकाई पर एमसी बराबर 100 जो 6 इकाई के एमसी बराबर 9 से अधिक हैं। इसे दिए चित्र में भी दर्शाया गया है। उत्पादक का एमसी बराबर एम आर दो बिंदु पर है, बिंदु ए तथा बिंदु बी, परंतु उत्पादक बिंदु बी पर संतुलन में है क्योंकि इन बिंदु पर एमसी एम आर को नीचे से करता है। वाई लागत समाप्ति, वाई ओ मात्रा, क्यू ई एक्स, ए बी, ए आर बराबर एम आर एम सी। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, हाँ, अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है। इसमें 2 स्थितियां संभव है। नंबर 1, जब बाजार कीमत सीमांत लागत हो ऐसे में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसे नीचे दिए चित्र द्वारा दिखाया गया है। फर्म बिंदु ई पर संतुलन में है जहां एम आर बराबर एम सी है तथा नंबर 2, एम सी अगली इकाई पर बढ़ रहा है। प्रति इकाई कीमत बराबर ओपी है जबकि प्रति इकाई लागत बराबर ओसी है। प्रति इकाई लाभ ओपी माइनस ओ सी बराबर पीसी है। कुल लाभ पीसी गुणे
ओ क्यू बराबर ए आर पी सी ई एम के बराबर है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वाई पी सी ओ लागत आगमन मात्रा क्यू यक्स यम सी ए सी ए आर बराबर यम आर। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। नंबर 2, जब बाजार कीमत लेस देन सीमांत लागत हो, ऐसे में फर्म को हानि होगी। हानि लेस देन कुल स्थिर लागत, अतः फर्म उत्पादन बंद कर देगी। यदि बाजार कीमत ग्रेटर देन सीमांत लागत है तो इसका अर्थ है औसत परिवर्ती लागत भी नहीं प्राप्त हो रही। प्रश्न नंबर 9, क्या एक परिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है जब सीमांत लागत घट रही हो? व्याख्या कीजिए। उत्तर, नहीं। एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म संतुलन में तब होगी जब नंबर 1 यम आर बराबर यम सी, नंबर 2 यम सी बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 10, क्या अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, नहीं। यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से कम है तो फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि स्थिर लागत की प्राप्ति को दीर्घकाल पर स्थापित किया जा सकता है, परंतु परिवर्तित लागत अल्पकाल में प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए जिस बिंदु पर बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से कम है उस पर फर्म कोई उत्पादन नहीं करेगी। यमसी वक्र का वह भाग जो न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत के ऊपर होता है वह फर्म का प्रति वक्र होता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वाई ओ लागत संप्राप्ति कीमत मात्रा यक्स यस यस एम सी ए वी सी ए आर बराबर यम आर। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, मात्रा क्या दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, यदि दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण में बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। दीर्घकाल में सारी लागत परिवर्तित लागत होती है, अतः यदि औसत लागत तक भी एक उत्पादक को प्राप्त नहीं हो रही तो वह उत्पादन कदापि नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 12, अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? उत्तर, सीमांत वक्र का एक हिस्सा जो न्यूनतम परिवर्तित लागत के ऊपर होता है अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र होता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वाई ओ मात्रा यक्स यस यस एम सी ए वी सी। प्रश्न नंबर 13, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? उत्तर, दीर्घकाल में फर्म का एसी वक्र ही फर्म का पूर्ति वक्र होता है। प्रश्न नंबर 14, औद्योगिकीय प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, प्रौद्योगिकीय प्रगति एक फर्म की पूर्ति में वृद्धि करती है और उसे दाईं और खिसका देती है। प्रौद्योगिकी प्रगति से समान साधनों से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। वाई ओ कीमत, ओ एक्स मात्रा, यस यस 1 यस 2। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15, इकाई कर लगाने से एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, जब किसी वस्तु पर इकाई कर लगता है तो अल्पकाल में पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि अल्पकाल का पूर्ति वक्र यमसी का न्यूनतम ए वी सी वक्र के ऊपर का हिस्सा होता है। कर लगने पर यमसी तथा ए वी सी वक्र बाईं ओर खिसकेंगे, अतः पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकेगा। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वाई ओ कीमत, ओ एक्स मात्रा, यस नॉट यस। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए।
प्रश्न नंबर 16, किसी आगत की कीमत में वृद्धि एक फर्म की पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, किसी आगत की कीमत में वृद्धि से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और लागत कम हो जाता है, अतः किसी आगत की कीमत में वृद्धि से पूर्ति में कमी हो जाती है। वाई ओ कीमत, ओ एक्स मात्रा, यस नॉट, यस। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17, बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि बाजार पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि से बाजार पूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी। प्रश्न नंबर 18, पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है? हम इसे कैसे मापते हैं? उत्तर, पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति है की मात्रा के अनुक्रियाशीलता को मापती है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। मात्रा, वाई ओ कीमत, ओ एक्स मात्रा, यस वन। ESP बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ESP बराबर डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणे 100 बराबर क्यू बटा डेल्टा पी बटा पी गुणे 100। ESP बराबर P बटा क्यू गुणे डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। प्रश्न नंबर 19, निम्न तालिका में कुल समाप्ति, संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपये है। बेची गई मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उत्तर, कीमत, कुल समाप्ति, सीमांत समाप्ति, औसत संप्राप्ति 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कीमत 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। कुल संप्राप्ति 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सीमांत संप्राप्ति 10, 10, 10, 10, 10, 10। औसत संप्राप्ति 10, 10, 10, 10, 10, 10। प्रश्न नंबर 20, निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। प्रत्येक उत्पादन स्तर के लाभ की गणना कीजिए। वस्तु की बाजार कीमत भी निर्धारित कीजिए। बेची गई मात्रा, कुल संप्राप्ति रुपए, कुल लागत रुपए, लाभ TR TC 0। बेची गई मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल संप्राप्ति 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। कुल लागत रुपए 5, 7, 10, 12, 15, 23, 33, 40। लागत TR TC। उत्तर, बेची गई मात्रा, कुल संप्राप्ति रुपए, कुल लागत रुपए, लाभ TR TC। बेची गई मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल संप्राप्ति रुपए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। कुल लागत रुपए 5, 7, 10, 15, 10, 12, 15, 23, 33। लागत TR TC -5, -2, 0, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 2, -3, 7, 35, 40, -5। अतः लाभ 4 इकाई पर अधिकतम है। इस उत्पादन स्तर पर कीमत 20/4 बराबर 5 रुपये होगी। प्रश्न नंबर 21, निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत रुपए 10 दी हुई है। प्रत्येक उत्पादन स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। उत्पादन, कुल लागत इकाई रुपए। उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल लागत इकाई रुपए 5, 15, 22, 27, 31, 38, 49, 63, 81, 101, 123। उत्तर, उत्पादन, कुल लागत इकाई रुपए, कुल संप्राप्ति, सीमांत लागत,
सीमांत संप्राप्ति लाभ TRTC। उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल लागत इकाई रुपये 5, 15, 22, 27, 31, 38, 49, 63, 81, 101, 123। कुल संप्राप्ति 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सीमांत लागत 10, 7, 5, 4, 7, 11, 14, 18, 20, 20, 22। सीमांत संप्राप्ति 10, 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 10। लाभ TRTC 5, 5, 8, 3, 9, 12, 11, 7, -1, -11, -23। सेकेंड Q3TRTC लाभ 5 इकाइयों पर अधिकतम है, अतः उत्पादक 5 इकाइयों पर उत्पादन करेगा। प्रश्न नंबर 22, दो फर्मों वाले एक बाजार को लीजिए। निम्न तालिका दोनों फर्मों के पूर्ति सारणियों को दर्शाती है। S1 कॉलम में फर्म 1 की पूर्ति सारणी, कॉलम S2 में फर्म 2 की पूर्ति सारणी है। बाजार पूर्ति सारणी का परिकलन कीजिए। कीमत S1 इकाई, S2 इकाइयाँ। कीमत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। S1 इकाइयाँ 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4। S2 इकाइयाँ 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4। उत्तर कीमत S1 इकाइयाँ, S2 इकाइयाँ, बाजार पूर्ति। कीमत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। S1 इकाइयाँ 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4। S2 इकाइयाँ 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4। बाजार पूर्ति 0 कोष्टक में 0 + 0 कोष्टक क्लोज, 0 कोष्टक में 0 + 0 कोष्टक क्लोज, 0 कोष्टक में 0 + 0 कोष्टक क्लोज, 2 कोष्टक में 1 + 1 कोष्टक क्लोज, 4 कोष्टक में 2 + 2 कोष्टक क्लोज, 6 कोष्टक में 3 + 3 कोष्टक क्लोज, 8 कोष्टक में 4 + 4 कोष्टक क्लोज। प्रश्न नंबर 23, एक दो फार्मों वाले बाजार को लीजिए। निम्न तालिका में कॉलम S1 तथा कॉलम SS क्रमशः फॉर्म 1 तथा फॉर्म 2 के पूर्ति सारणियों को दर्शाते हैं। बाजार पूर्ति सारणी का परिकलन कीजिए। कीमत रुपए SS1 किलो, SS2 किलो। रुपए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। SS1 किलो 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। SS2 किलो 0, 0, 0, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। उत्तर कीमत SS1 किलो, SS2 किलो, बाजार पूर्ति। कीमत रुपए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। SS1 किलो 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। SS2 किलो 0, 0, 0, 0, 0.5, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5। बाजार पूर्ति 0, 0, 0, 1, 2.5, 4, 5.5, 7, 8.5। प्रश्न नंबर 24, एक बाजार में 3 समरूपी फॉर्म हैं। निम्न तालिका फॉर्म 1 की पूर्ति सारणी दर्शाती है। बाजार पूर्ति सारणी का परिकलन कीजिए। कीमत रुपए SS1 इकाई। कीमत रुपए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। SS1 इकाई 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। उत्तर क्योंकि 3 फॉर्में समरूपी हैं, बाजार पूर्ति SS1 और 3 से गुणा करके ज्ञात की जा सकती है। कीमत रुपए SS1 इकाई, बाजार पूर्ति। कीमत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। SS1 इकाई 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बाजार पूर्ति 0, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। प्रश्न नंबर 25,
₹10 प्रति इकाई बाजार कीमत पर एक फर्म की संप्राप्ति ₹50 है। बाजार कीमत बढ़कर ₹15 हो जाती है और अब फर्म को ₹150 की संप्राप्ति होती है। पूर्ति वक्र की कीमत लोच क्या है? उत्तर संप्राप्ति बराबर कीमत गुणे मात्रा। अतः मात्रा बराबर संप्राप्ति बटा कीमत। ESP बराबर P/Q गुणे डेल्टा Q बटा डेल्टा P बराबर 10/5 गुणे 5/5 बराबर 2। कीमत संप्राप्ति मात्रा। कीमत 10-15, संप्राप्ति 50-150, मात्रा 5-10। प्रश्न नंबर 26। एक वस्तु की बाजार कीमत ₹5 से बदलकर ₹20 हो जाती है। फलस्वरूप फर्म पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। फर्म के पूर्ति वक्र की कीमत लोच 0.5 है। फर्म का आरंभिक तथा अंतिम निर्गत स्तर ज्ञात करें। उत्तर ESP बराबर P/Q गुणे डेल्टा Q बटा डेल्टा P। ESP बराबर 0.5, P बराबर 5, डेल्टा P बराबर 15, डेल्टा Q बराबर 15, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र में डालने पर 0.5 बराबर 5/Q गुणे 15/15, Q बराबर 5/0.5, Q बराबर 10। प्रारंभिक निर्गत स्तर बराबर 10 इकाई। अंतिम निर्गत स्तर बराबर Q प्लस डेल्टा Q बराबर 10 प्लस 15 बराबर 25 इकाई। प्रश्न नंबर 27। ₹10 बाजार कीमत पर एक फर्म निर्गत की 4 इकाइयों की पूर्ति करती है। बाजार कीमत बढ़कर ₹30 हो जाती है। फर्म की पूर्ति की कीमत लोच 1.25 है। नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी? उत्तर ESP बराबर P/Q गुणे डेल्टा Q बटा डेल्टा P। 1.25 बराबर 10/4 गुणे डेल्टा Q बटा 20, डेल्टा Q बराबर 10। अतः फर्म ₹30 कीमत पर Q प्लस डेल्टा Q 10 प्लस 4 बराबर 14 इकाइयों की पूर्ति करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।